एनडीटीवी की चुनावी यात्रा का कारवां पहुंचा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर। 2013 के दंगों के बाद से मुजफ्फरनगर वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण देखने को मिला था। अब यहां से बीजेपी ने लगातार तीसरी बार डॉक्टर संजीव बालियान को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से समाजवादी पार्टी ने यहां से हरेंद्र मलिक को टिकट दिया है। बीजेपी के साथ आरएलडी के आने से एक तरह से जाट वोट बीजेपी के पक्ष में एकजुट होते दिख रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर संजीव बालियान जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनकी राह थोड़ी आसान दिख रही है, लेकिन लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। कोई नेता नहीं आता, ना कोई विकास की बात करता। भाई यही चाहेंगे भाई सही सलामत भाव हो गन्ने का बढ़ा दे। 90% लोगों को ये नहीं पता कि हमारे यहाँ नेता है कौन असली। तो हमारे ट्यूबवेल पर मीटर लगाने की बात चल रही, वो लगना नहीं चाहिए। जो फिक्स है वो फिक्स है। करने के लिए हमें दवाइयाँ चाहिए। दवाइयाँ वो टोटल बिल्कुल नकली फर्टिलाइजर है, कोई ओरिजिनल नहीं है। हम तो एक कोने में ऐसे बैठे हैं, हमारे को कोई पूछ नहीं आता। हमने तो कोई नेता का वहाँ आप कुछ आओ वोट दो नहीं दो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई, स्वच्छ भारत मिशन चलाया, शौचालय बनाए गरीबों के लिए, आम जनता के लिए जिसके शौचालय नहीं। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर सुबह के अखबार खुल रहे हैं। अखबार पढ़ रहे लोगों से हमने चुनावी माहौल समझने की कोशिश की। मोदी को ही वोट देंगे, मोदी योगी को। अच्छा, हाँ जी, क्या मोदी वजह है आपके, किन मुद्दों की वजह से इनको वोट देंगे? बस काम बढ़िया कर रहे हैं ये। मोदी सरकार भी, योगी सरकार भी बढ़िया काम कर रही है। हाँ। हम बहुत खुश हैं। धारा 370 हट गई है और राम मंदिर भी बन गया है। सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। बीजेपी की तरफ ही है। हाँ। क्या वजह है उसकी? सर काम बहुत हुए हैं इस बार। हाँ। बहुत काम हुए हैं। हाँ। यहाँ पर डबल लाइन कभी नहीं थी, वो बीजेपी सरकार में आके ही हुई। कौन सी डबल लाइन? रेलवे लाइन। रेलवे लाइन। जी। जैसे यहाँ पे तीसरी बार संजीव बालियान को टिकट मिला है, वो कैसे नेता है यहाँ पे, और यहाँ उनका मतलब किन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं? और सर वो तो नेता तो बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया। ये है जब भी जाओ मिल जाते हैं। बस मैं बीजेपी की काम सरकार ने बहुत काम किए हैं, आगे भी बढ़िया काम करेंगे। और कोई मुद्दे होंगे इसके अलावा आपके वोट करने के? जैसे अभी राम मंदिर का एक मुद्दा चल रहा है। राम मंदिर तो बन गया, बीजेपी की सरकार में ही बनाए और किसी सरकार में बनाने दो। यही वो इलाका है जिस पर 2013 के दंगों का सबसे ज़्यादा असर हुआ था, लेकिन वक्त ने लोगों के जख्म भर दिए। 2013 के बाद से यहाँ सांप्रदायिक तनाव के हालात नहीं बने। मुजफ्फरनगर में करीब 27% मुस्लिम वोटर हैं, जो उम्मीदवारों के समीकरण बनाने और बिगाड़ने के लिए बड़ा आंकड़ा है। काम तो कर रही मोदी सरकार। हाँ। इसलिए इसकी वजह से जी। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में वोट करने के? तो ये तो सेंटर का मामला है ना। हाँ, केंद्र इस का मामला। केंद्र का मामला है। हमारे मंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, संजीव बालियान जी। हाँ। अब क्यों नहीं टिकट हुआ? हाँ हाँ हाँ। वही जीतेंगे। तीसरी बार लगातार लगातार तीसरी बार इलेक्शन है, वही जीतेंगे। आमतौर पर लोग ऐसा कहते हैं, जो मुसलमानों के वोट होते हैं वो बीजेपी को नहीं जाते, सपा या बसपा को जाते हैं। लेडीज का रुझान भाजपा की तरफ ज्यादा है। मुस्लिम लेडीज का खास जी तौर पर। जी भाई देखो, अब मान लो जेंट्स ने कहा कि वोट भाजपा ने करनी, लेकिन अंदर जाके तो वोट तो भाजपा को ही देगी लेडीज। हाँ। चाहे मेरी मिसिज हो, मान लो मैं कह के चल के वोट नहीं देनी, तो वो तो अपनी मर्जी से भाजपा को ही देगी। हाँ। वो तो अपना फायदा देख रही लेडीज। हाँ। और उसे दिख रहा मोदी जी की तरफ पर पूरी लहर है इस टाइम मोदी जी की। लहर है। और मोमनन वोट बहुत जा रही है। देखिए मैं बताऊं, अगर हिंदुस्तान में जो अमन पसंद लोग हैं, जो अमन चाहते हैं, जो कारोबार चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका परिवार बाजार में, उनके बच्चे स्कूल में जाएं, तो वो चाहते हैं कि अमन शांति वाली सरकार आए। मैं नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, सब समझते हैं कि दंगे फसाद की सरकार कौन है, क्या है। कोई चलिए, मैं किसी सरकार को नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ जो मौजूदा भी सरकार है, अगर वो भी शांति का काम करे और मौजूदा जो हालात चल रहे हैं उन पर देखे, बेरोजगारी पे काम करे, रोजगार के ऊपर काम करे। हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान। सर, आपका एनडीटी पर स्वागत है। क्या आप जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं? कितने आश्वस्त हैं? मुझे तो पूरी उम्मीद है, जिस तरह का माहौल है जी। उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है हो सकता है इस बार 80 में 80 सीट जीतेगा। अच्छा। 14 जैसा माहौल है। हाँ। और गठबंधन के बाद
या तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या राष्ट्रीय लोकदल के यहाँ। अब जब दोनों दल एक हैं तो सामने कुछ दिखाई तो देता नहीं। बिल्कुल। 2013 के दंगों के बाद से मुजफ्फरनगर चर्चा में आया और ये ध्रुवीकरण का केंद्र बना था। कहा जाता है जाट और मुसलमानों के बीच जो एक एकजुटता थी उसमें खटास आ गई थी। अभी क्या स्थिति, आप लोगों से मिल रहे हैं? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो हुआ था उसे सब भूल चुके हैं। समय के साथ जख्म सबके भर चुके हैं। पंचायती फैसले हर गांव में हो चुके हैं दोनों पक्षों की तरफ से। मुजफ्फरनगर में आप घूमिए, कहीं आपको जातीय सांप्रदायिक तनाव नहीं दिखाई देगा। न ये चुनाव उसका है, ये चुनाव हम डेवलपमेंट के आधार पर ले रहे हैं। 10 साल में जो काम हुए हैं मुजफ्फरनगर जनपद में केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश सरकार के द्वारा। किसान आंदोलन हुआ, पहले 2020 में हुआ, फिर अभी फिर से हुआ। पश्चिम उत्तर प्रदेश चर्चा में रहा। यहाँ के कई किसान दिल्ली भी पहुंचे। किसानों की नाराजगी क्या खत्म हो गई? नहीं, कहीं कोई नाराजगी नहीं, चूंकि हमारे मुद्दे दूसरे हैं। ये गन्ना बेल्ट है, यहाँ जो भी है वो गन्ना आधारित है। हम और फसलें पैदा नहीं करते। इस समय स्थिति ऐसी है, 8 शुगर मिल जनपद में, जिनमें से 7 शुगर मिल का पेमेंट 14 दिन के अंदर है। मात्र 1 शुगर मिल का पेमेंट कुछ डिले है। तो ज़्यादातर स्थितियाँ यहाँ ठीक है और किसान इस गठबंधन के पूरी तरह से सहमत हैं। इंडी गठबंधन की तरफ से सपा के हरेंद्र मलिक उम्मीदवार हैं। हरेंद्र मलिक कांग्रेस के नेता रहे हैं, लेकिन उन्होंने 2022 में अपने बेटे के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। आप भी जाट नेता, यहाँ की राजनीति भी जाट डोमिनेटेड है। आपको क्या लगता है कि जब आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो गया है, क्या समीकरण बने? देखिए, आपका पाला छोड़ के चले गए चौधरी साहब। नहीं, वो बड़े नेता है, उनकी चर्चा नहीं मैं करता। पर ये चरण सिंहवादी लोगों का और दूसरों का झगड़ा है। चरण सिंहवादी हम हैं और जब चुनाव होगा आपको पता लग जाएगा। और सभी को पता आज भी है, कल भी है। 65 से 75% जाट मेरे साथ रहेगा। मैं जाट नेता नहीं हूँ, मैं किसान नेता हूँ, मजदूर नेता हूँ। हम तो कमेरों के वकील हैं। कमेरा छोटा दुकानदार है, वो भी कमेरा है। कामगार कलमगार है, वो भी कमेरा है। आप लोग भी कमेरों में हैं। किसान भी कमेरा है, मजदूर भी कमेरा है। हमने अपने 40-47 साल के राजनीतिक जीवन में केवल कमेरों की लड़ाई लड़ी है। पर हमारा वादा है, देखिए, हमारा किसान तबाह है। 27 रुपये क्विंटल की राख उसका दाना बना करके पोटास के नाम पर बेची जाती है। इफ्को, क्रबको और आईपीएल जैसी कंपनी को सप्लाई होती है। और उसी राख को फिर 750 रुपये का 50 किलो का कट्टा, यानी कि 3500 रुपये क्विंटल किसान खरीदता है। किसान की फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाया। 750 किसानों की शहादत हुई दिल्ली के दर पर। और ये श्रीमान जी तत्कालीन मंत्री थे। ये एक दिन उनके बीच में नहीं गए, बोल भी नहीं पाए एक बार भी। देश के बाकी हिस्सों में किसानों के पास बैलगाड़ियां नजर आती हैं, लेकिन आप जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूमेंगे तो आपको इस तरह की भैंस गाड़ियां काफ़ी नजर आएंगी। ऐसी ही एक भैंस गाड़ी पर हम मौजूद हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान बीच में नाराज भी थे 2020 में जब आंदोलन हुआ था। नाराजगी तो चली गई। क्यों, कैसे चली गई नाराजगी? तो वो थोड़ा गन्ने की जो भाव के हिसाब से वो चल रही है जी। गन्ने के भाव के हिसाब से नाराजगी चल रही। अच्छा, हाँ जी। फिर उसके बाद नाराजगी कमी हो गई। फिर अब जो है थोड़ा भाई देश के हित के हिसाब से तो पार्टी तो बीजेपी से बढ़िया तो कोई है नहीं। मुजफ्फरनगर गन्ना बेल्ट है। यहाँ किसान यूनियनों की राजनीति भी जमकर होती है। 2020 में यहीं से राकेश टिकैत किसान आंदोलन के वक्त दिल्ली पहुंचे और आंदोलन का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे। जिस केंद्र सरकार के खिलाफ टिकैत आंदोलन करने निकले थे, अब वो केंद्र सरकार के खिलाफ उतना खुलकर नहीं बोलते हैं। रोष तो शांत नहीं किसानों का, ना उसको भाव मिल रहे और कर्जा उस पर बढ़ता जा रहा, तो रोष तो शांत है नहीं। रोष नहीं है तो फिर किसके खिलाफ जाएगा ये रोष? भाई खिलाफ को तो मतलब इलेक्शन का है दूसरा मामला। इलेक्शन में आदमी कैंडिडेट देखता है, भाषा देखता है, क्षेत्रवाद देखता है, पार्टी देखें, तो इलेक्शन में दूसरा सिस्टम रहे उसका। उसमें बहुत सी चीज देखे वो। कई लोग कहते हैं कि कोई भी जो नेता होता है या लोग होते हैं या किसान भी होता है, ए पॉलिटिकल तो होता नहीं है, गैर राजनीतिक। वो भी कहीं ना कहीं राजनीति की वोट तो देता ही है। वोट तो देता तो फिर जब राजनीति तो होना ही नहीं। जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान सोच रहे हैं इस बार, आप भी जनता और किसानों के बीच में जाते रहते हैं, किसान नेता हैं, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है?
हम इलेक्शन की बात करते ही नहीं किसी से, ना हमारे से कोई करता, ना हम किसी को कहते हैं कहाँ देनी वोट कहाँ नहीं देनी। हमारे तो अपने इशू हैं, जो किसान के हैं, मजदूर के हैं, देश में नौजवान के हैं, ये हमारे इशू है। आपके जो इशू थे उसमें एक बड़ा इशू था, जो 3 कानून आए थे वो वापस हो गए। उसके बाद एक इशू बना किसानों का एमएसपी का। एमएसपी का मुद्दा कोई सुलझा सकता है तो वो केंद्र सरकार सुलझा सकती है, केंद्र में मोदी सरकार। तो अगर आपकी नाराजगी उनके खिलाफ है तो आप खुल के उसके बारे में बोलते क्यों नहीं? बोल तो रहे, खुल के मीटिंग करें, पूरी खुल गई तो बोल रहे। हाँ, तो उसको इलेक्शन का इशू क्यों नहीं बनाते? भाई इलेक्शन का इशू हम बनाते नहीं। बना तो सकते हैं, आखिरकार नीति वही बनाएगा जो चुनकर जाएगा। देखो नीति तो आंदोलन से बनेगी, नीति बनेगी आंदोलन से। अभी आंदोलन हुआ किसानों का, आप तो पहुंचे ही नहीं। कहाँ पे? नहीं, दिल्ली था हमारा, पंजाब में। दिल्ली था हमारा, वो भी चल रहा है। बहुत आंदोलन देश में चले हुए हैं। मुजफ्फरनगर से बीजेपी ने लगातार तीसरी बार संजीव बालियान को मैदान में उतारा है। 2019 में जब वो चुनाव लड़े थे तो अजीत सिंह के खिलाफ सिर्फ 6000 के मार्जिन से जीते थे। अब आरएलडी नेता जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ आने से माना जा रहा है कि संजीव बालियान की राह थोड़ी आसान हो गई है। मुजफ्फरनगर से अपने सहयोगी मोनू सिंह और कैमरा पर्सन रोहित विश्वकर्मा के साथ वैभव पलनीटकर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।